राइट। तो पहले इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, नहीं तो आपके साथ धांधली भी हो सकती है। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा आपको केस बताऊंगा जहाँ पे बंदे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाए। आई एवरीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो बैंक क्या करेगा आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के लोन लेते हैं, कोई पर्सनल लोन ले रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहा है, कोई कंज्यूमर ड्रिवन लोन ले रहा है, जैसे मोबाइल ले लिया लोन पे, टीवी लोन पे, वॉशिंग मशीन ले ली। इसके अलावा होम लोन लोग लेते हैं, कार लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। तो आज वन बाय वन करके समझेंगे कि अगर आपने इनमें से कोई भी लोन लिया है और डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक आपके साथ क्या कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि आपको बहुत हैरास किया जाएगा, बैंक वाले गुंडे आपके घर में भेज देंगे। तो इस पे ना एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली मूवीज वगैरह में क्या दिखाया जाता है कि अगर आपने लोन लिया है कहीं से और लोन चुका नहीं पाए तो घर में गुंडे आएंगे, पूरी सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आरबीआई के थ्रू कुछ गाइडलाइंस है, फेयर प्रैक्टिस कोड है जो आरबीआई ने लोगों के लिए लेके आए हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है सभी बैंक्स वगैरह को। तो आज उसके बारे में डिटेल में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। आपने कोई भी लोन लिया है तो उसके लिए अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है, पैसे नहीं भर पा रहे, तो आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या सिविल खराब हो जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पहले ईएमआई बेस कर दी बट उसके बाद फिर हमने पूरा लोन चुका दिया, तो उस केस में क्या सिविल खराब होगा, नहीं होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास इस वीडियो के लास्ट तक रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोन कितने तरीके के होते हैं। देखिए, जब भी आप लोन लेने जाओगे तो पूरे के पूरे लोन को हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, राइट। तो पहले इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, नहीं तो आपके साथ धांधली भी हो सकती है। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा आपको केस बताऊंगा जहाँ पे बंदे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाए। तो देखिए, बहुत कई बार ना आपके जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए। तो आपके पास नॉलेज होनी, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो लोन होता है वो लॉन्ग समय के लिए होता है। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आप सालों साथ चलोगे, तो कभी कभार अगर मिस हो भी गया तो आपके क्या राइट्स है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आपके राइट्स पता होंगे तो कोई आपको छेड़ नहीं पाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपके राइट्स ही बताऊंगा। और उससे पहले जैसा मैंने बताया सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में पता करते हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, पर्सनल लोन, राइट। पर्सनल लोन इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, सीडीएन जिसको बोलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह की आपने यहाँ पे लिया है, तो वो भी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अनसिक्योर्ड लोन में ही आते हैं। और आपका क्रेडिट कार्ड भी जो है वो अनसिक्योर्ड लोन में आता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपने मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से आपने क्रेडिट कार्ड वाले ने आपकी लिमिट 50,000 बना दी, तो आपकी लिमिट हो गई 50,000 रुपये। उसके अगेंस्ट में आपने बैंक के खिलाफ या उस क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी के खिलाफ कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो जिस चीज में आप कुछ अगेंस्ट में नहीं रखते, गिरवी नहीं रखते, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। पर्सनल लोन आप बैंक से लीजिए, बैंक आपके सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे आपको लोन दे देता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग के आपके अकाउंट्स में लास्ट 6 महीने साल में क्या ट्रांजेक्शन है, उस बेसिस पर आपको लोन मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। तो पर्सनल लोन इस कैटेगरी में आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इस कैटेगरी में आता है, और क्रेडिट कार्ड भी इसी कैटेगरी में आता है जो आपके अकाउंटिंग के बेसिस पे दी जाती है। अभी बात करते हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। सिक्योर्ड लोन में जनरली आते हैं होम लोन, राइट। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड लोन जो लेते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कार लोन जो लेते हैं या व्हीकल लोन जो लेते हैं, अगर आप टू व्हीलर वगैरह ले रहे हो वो भी सिक्योर्ड लोन में आता है। और यहाँ पे जो किसान वगैरह लोन लेते हैं वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो जिस लोन के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। तो बैंक के पास कुछ रहता है कि भाई अगर आप लोन नहीं देते तो बैंक के पास आपका वो एसेट आता है कि बैंक उसको बेच सकता है। तो सिक्योर्ड लोन उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब आप होम लोन लेते हो तो होम लोन में बेहतर गिरवी आपके बैंक के पास होते हैं। गोल्ड लोन में आप बैंक को गोल्ड देते हो, उसके बदले में बैंक आपको पैसे देता है। कार लोन में भी आपके कार हो या फिर टू व्हीलर लोन, उसमें आपके कार या टू व्हीलर के पेपर बैंक के पास होते हैं। अगर डिफॉल्ट की कैटेगरी में बैंक लास्ट से लास्ट ये कर सकते हैं कि आपको व्हीकल भेजेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, बहुत बड़े ट्रिकी होते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि मैंने कार लोन लिया और पूरे पैसे ही नहीं दिए। तो सिक्योर लोन के कैटेगरी में बैंक आपके लोन देने के अगेंस्ट में सिर्फ आपकी बैंकिंग नहीं देखता, उसके बदले आपसे कुछ रखवाता भी है, गिरवी भी रखवाता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो फर्स्ट शाणे होते हैं, वो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में भी बैंक को धोखा दे जाते हैं, कुछ ऐसे लूप होल ढूंढ देते हैं। उस पर भी जो कुछ कहानियां हैं उसमें हम बात करेंगे, बट मैं आपको वन बाय करके समझा शुरू करता हूँ, वन बाय वन करके। तो चलिए पहले समझ लेते हैं पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते हैं और ज़्यादातर डिफॉल्ट जो होते हैं वो पर्सनल लोन की कैटेगरी में होते हैं, राइट। अब मान लेते हैं आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपये का लोन लिया है, 1 लाख रुपये का लोन लोगे और आप ईएमआई मिस कर दोगे तो भी क्या होगा, लोन डिफॉल्ट हो जाएगा इस केस में। जी हाँ, लोन डिफॉल्ट होगा, आपने ईएमआई मिस किया, आप उस कैटेगरी में जाने लगोगे। और ऐसा नहीं है कि बैंक आपके घर पे हाथ उनके का पहली किस्त मिस से, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि अगर यहाँ पे बैंक देखता है 0 to 30 डेज का पीरियड, अगर आप इस पीरियड में ईएमआई मिस कर देते हो तो बैंक क्या करेगा, आपका केस जो है इनकी कोल्ड सेंटर चेन होती है, उसको आपका केस भेज देता है। अब उसका काम ये होता है आपको बार बार कॉल करना, रिमाइंडर दिलवाना, ये देखिए आपकी ईएमआई मिस हो गई है, देखिए आपकी ईएमआई मिस हो गई है। और ज़्यादातर केसेस में 70-80% केसेस में जो लोग होते हैं अपनी जो ईएमआई जो मिस करते हैं वो इसी पीरियड में भर देते हैं, राइट।
लेकिन देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे सबसे इजी प्रोसेस रहता है कॉल सेंटर ड्यू का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोन पे बात की जाती है, रिमाइंडर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे EMI नहीं भरते हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर 90 डेज आप ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे 30 से 90 डेज जब यहाँ पे केस पुराना हो जाता है, तो आपके साथ क्या रहता है पता है? अगर जैसे आपने 30 से 90 दिन हो गया, आपका केस हो गया पुराना, आपने EMI अभी तक भी भरी, तो उस केस में आपका जो केस है वो कलेक्शन टीम के पास जाएगा। ठीक है, कलेक्शन टीम थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव होती है, वो आपको ज़्यादा फॉल्स करेगी, हो सकता है ज़्यादा बुरे तरीके से फॉलोअप करेगी, डांट भी सकती है आप लोगों को, डराएगी भी, धमकाएगी भी। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है 30 से 90 डेज जब केस पुराना हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो केस और पुराना हो गया, 90 डेज से 180 डेज की कैटेगरी में चला गया कि भाई 3 से महीने से ज़्यादा हो गया, बंदे ने EMI भरी थी, 2-3 EMI मिस कर दी, तो आफ्टर 90 डेज क्या होता है पता है आप लोगों को? वो जो केस है वो यहाँ पे NPA की कैटेगरी में लाइन डाल देती है। NPA का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब एक बंदे को हमने लोन दिया था, वो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अब उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो जनरली अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो 3 महीने तक अगर आप रेगुलर EMI को मिस कर रहे हो, आपके साथ लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और आपको 3 नोटिस भेजे जाएंगे दोस्तों। पहला है दोस्तों सेक्शन 138 का नोटिस आपको आएगा, दूसरा नोटिस आपको आएगा LRN का मतलब हो गया दोस्तों लोन रिकॉर्ड नोटिस, और तीसरा आप लोगों को नोटिस आएगा DLN का मतलब हो गया डिमांड लीगल नोटिस। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए ये 3 नोटिस आपके पास आते हैं आफ्टर 90 डेज। अब यहाँ पे आपके खिलाफ नोटिस आपके पास आ गए। सेक्शन 130 का मतलब हो गया कि जब भी आप कोई बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो आप ऑटो डेबिट वगैरह की फैसिलिटी करवाते हो, बैंक को ब्लैंक चेक वगैरह देते हो, तो अगर उस केस में आपका चेक बाउंस हो रहा है तो बैंक यहाँ पे आप पे वो केस चलाएंगे कि भाई आपका जो है चेक बाउंस हो गया और आपके खिलाफ 3 नोटिस हो जाएंगे, केस चला जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सीरियस होनी शुरू हो जाती है। बैंक वाला आपके घर में दस्तक दे देगा, बैंक के जो रिकवरी एजेंट है वो घर में आएंगे, वो पूछेंगे भाई आप लोन क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों शुरू हो जाती है और यहाँ पे इस पॉइंट तक आते आते बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अपना आप ये समझ लीजिए कि पैसा भरना यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा परसेंटेज है दोस्तों जहाँ पे लोग जो है यहाँ पे फिर भी पैसे नहीं भरते, राइट। मतलब आपके दिमाग में होगा कि भैया तब क्या होगा कि अगर मैं 3 महीने से 6 महीने के बीच में यानी कि पैसा ना भर पाऊँ आफ्टर 180 डेज या 6 मंथ, क्या होगा मेरे साथ अगर मैं 6 महीने तक भी पैसे ना भरूँ, ये दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से दोस्तों शुरू होता है सेटलमेंट प्रोसेस। ठीक है, सेटलमेंट प्रोसेस का मतलब होता है बैंक कहता है कि भैया मेरे को तो मेरा मूल पैसा वापस कर दो, लोन का जो अमाउंट है या इंटरेस्ट जो जिसको हम कहते हैं वो मेरा भर में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मीन्स इन सेटलमेंट प्रोसेस, जहाँ पे बैंक का सूद प्रोसेस होता है, सूद पर्पस होता है कि भैया हमको यहाँ पे अपना मुद्दल निकालना है। भाई मैंने आपको 1 लाख रुपये ब्याज दिया, मैंने आपको 1 लाख रुपये दिया, उस पर जो भी अमाउंट का आपका इंटरेस्ट बनना है, मान लो यहाँ पे 50,000 इंटरेस्ट बन गया, तो मुझे पहले 1 लाख रुपये की रिकवरी करिए। आ जाएगी गाइडलाइन से कि भैया बैंक पहले अपनी जो है ये समझते हो मुद्दल जो है प्रिंसिपल है जो वापस ले। देखिए अगर आपको कोई आपकी सिविल खराब होने के बावजूद भी लोन ले रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जहाँ से आप लोन ले रहे हो वो ऑथराइज सोर्सेज नहीं रहेंगे, वो यहाँ पे NBFC अप्रूव्ड लोन एजेंसीज नहीं, वो RBI अप्रूव्ड NBFC नहीं होंगी, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो ग्रे मार्केट का एरिया जो बिल्कुल सेफ नहीं है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक लोन्स फ्रॉम दोज पीपल हु आर नॉट सर्टिफाइड। हमेशा लोन लेते वक्त किसी भी ऐप से लोन ले रहे हैं तो ये देखिए कि वो RBI अप्रूव्ड NBFC है या नहीं है, राइट। और जनरली सेफ यही रहता है कि आप जाके पहले बैंक से लोन ले ले, तब आपके पास स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि एक बंदे जो लोन लेने के चक्कर में उसकी जान चली गई। वो स्टोरी हमने चैनल पे कवर भी किया है, आप जाके देखिएगा। जहाँ पे एक बंदे ने एक चाइनीज ऐप से लोन लिया और उसके बाद जब वो लोन चुका नहीं पाया तो यहाँ पे जिस चाइनीज ऐप से उसने लोन लिया था उसने उसकी मॉर्फ इमेजेस उसके फैमिली को सर्कुलेट करने का धमकी देने वो लग गए और बंदा इतना परेशान हैरास हो गया कि उसने अपनी जान तक ली। और ऐसे एक केसेस नहीं है दोस्तों, बहुत सारे केसेस। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भैया कभी भी अनऑथराइज्ड सोर्सेज से लोन मत लीजिए और लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये कोशिश करिए कि कभी डिफॉल्ट ना हो। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता होगा कि 1.5 लाख का लोन लिया, 1.4 लाख रुपए चुका दिए, 10,000 रुपए कब रह गए तो क्या मुझे बिल्कुल डिफॉल्ट होगा? क्योंकि 10,000 की तो बात है, बिल्कुल डिफॉल्ट होगा। इवन अगर आप 1.5 लाख के 1.5 लाख रुपए भी चुका देते हो ना दोस्तों तो भी आपका सिविल जो है कुछ समय के लिए खराब रहेगा क्योंकि आपने EMI मिस की है, थोड़े समय बाद लोन दिया है, तो ये आपका जो सिविल है वो खराब रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो सही हो जाएगा अगर आप पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर देते हो। और उस केस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आपको ये नहीं कि आने वाले समय में कभी लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि यहाँ पे कभी भी अपना सिविल खराब मत करिए अगर आपको लोन लेना है। अगर आपको लोन नहीं लेना है तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10-10 लाख की लोन बकाया है और उन्होंने 10-10 लाख का लोन 2-3 लाख रुपये में सेटल किया, ऐसे भी लोग हो जाते हैं, बट फिर उनको बाद में कहीं से भी लोन मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो लोग यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं, अभी हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखिए क्रेडिट कार्ड का जो पूरा का पूरा सिस्टम है
वो भी आप एक तरीके से सेव ही रहता है पर्सनल लोन की। देखिए क्रेडिट कार्ड का जो सीन होता है वो भी ऑलमोस्ट सेव ही रहता है कि भाई 90 डेज में अगर आप तक रिफंड करेंगे तो भैया आपके पास NPA का मैसेज जाएगा, नोटिस वगैरह जाएंगे। आफ्टर 180 डेज आपके पास यहाँ पे ये समझ लीजिए कि केसेस वगैरह भी चल सकते हैं और सेटलमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बट यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जब क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट होता है तो उस केस में बैंक ये देखता है कि भाई यहाँ पे जितना ज़्यादा अमाउंट मेरे पास आए उतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो सेटलमेंट टीम होती है जहाँ पे हमको टारगेट 100 में से 70 केसेस को सॉल्व करने का पर्सनल लोन में देती है बैंक, वहीं अगर क्रेडिट कार्ड के केस में आप ये समझ लीजिए वो जो सेटलमेंट का जो रेशियो है वो 10 रह जाता है, मतलब इतना ज़्यादा लोन नहीं रहता। बट पूरा का पूरा प्रोसेस यही रहता है, अगर लोन डिफॉल्ट करोगे तो यहाँ भी टेंशन लगेगा आपके सिविल स्कोर में और आगे फ्यूचर में लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। दिस इज हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स। तो चलिए बात कर लेते हैं होम लोन के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप ये समझ लीजिए कि केस है कि अगर आप होम लोन का डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप ये समझ लीजिए कि पर्सनल लोन की कैटेगरी में होती है, राइट। थोड़ी चीज़ें अलग होती है और यहाँ पे केसेस भी बताऊंगा कि लोग क्या क्या कर लेते हैं जिससे वो यहाँ पे लूप होल निकाल के यहाँ से भी बच जाते हैं। तो वो केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपये का लोन लेते हैं, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी पर आपने लोन लिया, उस पर आपने डिफॉल्ट कर दिया, 3-4 साल बाद आप कहते हैं कि भाई मैं पैसे नहीं भर पा रहा EMI के, तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है वो सुनता है। लेकिन 90 डेज तक पीरियड हो जाएगा जब आप पैसे नहीं भर पाओगे, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, आपको वही NPA वाला केस करेगा, वही आपको यहाँ पे NPA की कैटेगरी में कंसीडर करेगा और आपको नोटिस वगैरह भेजेगा, आपको सेक्शन 138 वाला नोटिस भेजेगा, LRM वाला नोटिस भेजेगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे समझिए DRM वाला नोटिस यहाँ पे आपको भेज देगा, कहेगा कि भैया पैसे भरिए, आपका लोन जो है डिफॉल्ट की कैटेगरी में जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे पैसे नहीं भर पाते तो यहाँ पे बैंक एक और नोटिस भेजता है होम लोन की कैटेगरी में जिसको बोलते हैं दोस्तों सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस, SPN। ये नोटिस और भेजा जाता है होम लोन की कैटेगरी में जहाँ पे बैंक वाले आपके घर पे आके एक नोटिस आपकी प्रॉपर्टी के आगे लगा देते हैं कि भाई ये जो घर है इसमें डिस्प्यूट चल रहा है, लोन इनका टाइम पे नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके का नोटिस होता है जो बैंक वाले लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद आपका जो केस है लगभग आफ्टर 180 डेज 6 मंथ के बाद आपका जो केस है ये समझ लीजिए कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में ये कहा जाता है कि जी उन्होंने हमसे 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और ये लोन भर नहीं पानी, डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी बेच दे। अब यहाँ पे इस केस में कोर्ट क्या करता है, डायरेक्टली ये नहीं बोल देता कि भाई प्रॉपर्टी बेच दो, क्योंकि 6 महीने तक यहाँ पे इन्होंने किसने नहीं भरी है। यहाँ पे कई केसेस में कोर्ट भी लोगों को टाइम देती है कि आप धीरे धीरे भर दो। तो उस केस में कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जिस दिन केस हो रहा होता है उससे 5-7 दिन पहले कुछ एंट्री अपने अकाउंट में कर देते हैं जिससे उनकी किस्तें कटती है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट पे आपने मान लो यहाँ पे लोन डिफॉल्ट किया और आपने यहाँ पे अपने अकाउंट में 3,000 रुपये जमा करवा दिए, तो कोर्ट देखता है कि देखो ये कुछ पैसे तो जमा करा रहा है, ठीक है पूरे पैसे नहीं जमा करा हुआ था लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना, तो इसको टाइम दो। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, हम लोगों के केसेस में चीजें चलती जाती है, बैंक टाइम देता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी आपको पड़ेगी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे गिर रही है बैंक के पास, तो पकड़ना तो जो है बैंक का ही बारी है। आप कितना ही डॉच कर लो, कितनी चीजों को डिले कर लो, लेकिन जो यहाँ पे मामला है ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपका जो ये अच्छा सा घर है वो तो बैंक के पास है ना भाई। बैंक तो यहाँ पे बैंक को पता है भाई जिस दिन पूरा पैसा भरेगा तभी मैं इसकी प्रॉपर्टी के कागजात छोड़ूंगा, नहीं भरेगा तो मेरे पास तो ऑप्शन है नीलाम करने का, आज नहीं तो कल में नीलाम करवाई लूंगा। तो ऐसे कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मान लो 30 साल की EMI इसने करवाई है, 30 साल की, तो अब ये समझिए 30 साल वो धीरे धीरे करके चीजों को टॉस तो कर रहा है, लेकिन मानो कभी टेन्योर ही खत्म हो गया, 30 साल का खत्म हो गया और उसने पूरे पैसे दिए नहीं बंदे ने, थोड़े पैसे देता जा रहा है बैंक को। तो आफ्टर 30 ईयर जब उसकी लोन की EMI खत्म होगी तो जो बैंक यहाँ पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाएगा उसको पूरा जो के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी 30 ईयर तक उसका लगेगा वो यहाँ पे उसको वापस से नोटिस भेज देगा बंदे को कि भाई देखो टेन्योर खत्म हो गया, इसने पूरे पैसे भरे नहीं। अब वो वापस से केस जाएगा कोर्ट के पास और कई केसेस में ऐसा होता है कोर्ट फिर बोल देते हैं कि भाई आप इसको नीलाम करो। तो यहाँ पे होम लोन की कैटेगरी में डिफॉल्ट करना बहुत ही बड़ी गलती है, राइट। तो हमेशा ये जब होम लोन ले तो बहुत सारी चीज सोच समझ के ले, क्योंकि इस केस में बहुत हेरेसमेंट भी होती है लोगों को। मतलब ऐसा नहीं कि बैंक वाले आपको आके मार पीट के जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता, मारना पीटना कुछ नहीं होता, पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग है जो चलती है। लेकिन आप ये समझिए कि जब आपके ऊपर केसेस चलते हैं तो आपका टाइम भी खराब होता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं वकील के, वो अलग है। और मेंटल जो आपका समझ लीजिए कि मेंटल हैरेसमेंट होती है वो एक अलग चीज़ है। तो जनरली इस केस में बैंक का पलड़ा भारी होता है और बैंक ही बाजी जीत जाता है लास्ट में और आपको तो पैसे पूरे फिर भरना शुरू करना ही पड़ते हैं, क्योंकि आई लास्ट में तो सेटलमेंट का प्रोसेस होता है और बैंक को पता है कि सेटलमेंट को प्रोवाइड देगा आपका प्रॉपर्टी बेच के। तो ये केस होता है तो होम लोन की काटेंगे। अभी बात करते हैं गोल्ड लोन के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया गोल्ड के अगेंस्ट में भी लोन ले लेते हैं, सोना दे देते हैं, उसके बदले में 70 to 80% लोन मिल जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखा है तो उसके अगेंस्ट में आपको 75 से 80 हज़ार रुपए का आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। समझे, अगर आप इसको डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा आपके साथ। यहाँ पे दोस्तों कोई सेटलमेंट वगैरह नहीं होता, रिकवरी वगैरह नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली बैंक आपका ये समझ लो पूरा का पूरा सोना बेच देती है। RBI के ऊपर से गाइडलाइंस है कि भैया अगर किसी ने गोल्ड लोन लिया है और यहाँ पे उसने इसको रीपे नहीं किया लोन को, तो आफ्टर 90 डेज आपके बैंक के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है, आपके NBFC के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि आपका सोना बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। कोई नोटिस वगैरह की झंझट नहीं है, नहीं भेजोगे तो आपका कोर्ट पे जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो लोन दे रहा है उसको भी पता है कि भैया गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका लोगों से जुड़ाव रहता है। अब कोई बंदा अगर अपने माँ के गहने गिरवे रख के लोन ले रहा है तो उसका एक इमोशनल अटैचमेंट भी तो है उस गोल्ड से। तो कई केसेस में जो लोन देने वाली एनबीएफसी या बैंक्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली 90 दिन के बाद सोना नहीं बेचते, वो लोगों को टाइम देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आपका सोना है, आपका इमोशनल कनेक्ट है, थोड़े समय बाद हमें पैसा रिकवर करवा देगा। क्योंकि बैंक को पता है कि भाई मेरे पास सोना है, सोना तो बढ़ना ही बढ़ना है, दुनिया में कोई चीज बढ़े ना बढ़े लेकिन सोना तो बढ़ेगा ही, तो मेरा पैसा तो मेरे पास ही जाएगा वापस। तो गोल्ड को एक तरीके से सबसे सेफेस्ट लोन की कैटेगरी में बैंक वाले देखते हैं जब लोग आपको वो लोग गोल्ड लोन देते हैं। तो ये केस होता है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड के बारे में। अभी बात करते हैं दोस्तों व्हीकल लोन के बारे में। अगर आपने कोई 2 व्हीलर लिया है या 4 व्हीलर लिया है, कोई बाइक ली है या कोई कार लिया है, आप यहाँ पे लोन रिपोर्ट कर देते हो तो क्या होता है आपके साथ बात करते हैं जी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर भी यही होता है कि भैया 90 डेज तक तो आपको यहाँ पे नोटिस ही भेजते हैं। पहले 30 डेज में बोलेंगे कि भाई भर दो, नहीं भरोगे 90 डेज पुराना हो जाएगा केस 3 महीना, तो आपको यहाँ पे एनपीए का नोटिस आएगा। और वो जो 3 नोटिस थे सेक्शन 138 DRN का LRN का नोटिस आपके पास आएगा। अब उसके बाद भी अगर आप नहीं डरते, आप कहते हो कि भाई मैं तो नहीं भर रहा लोन, या तो लोगे, तो आफ्टर 180 डेज 6 मंथ के बाद आपका जो केस है वो समझ लीजिए कि चला जाएगा कोर्ट के पास। कोर्ट से पूछा जाएगा कि भैया ये ऐसे ऐसे बंदे हैं, फलाना ये हमारे यहाँ पे पैसे भर नहीं रहे, EMI भर नहीं रहे, बाउंस पे बाउंस हो रही है कि EMI, तो अब क्या किया जाए। अगर उस केस में यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भाई बेच दो इसका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी जिसने भी लोन लिया है, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे ये समझ लो कि आपका जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है बैंक जब्त करके ले जाएगी और उसको ओपन मार्केट में बेच के पैसा बना लेगी। जो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो नीलामी कहते हैं ना, गिरवी रखना, वो कर देगी आपकी 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का। लेकिन ऐसे कई केसेस देखे गए हैं दोस्तों की जहाँ पे लोगों ने जब लोन रिकवरी वाले एजेंट आते हैं उठाने के लिए तो वो मना कर देते हैं, लोग देने से मना कर देते हैं। तो लोग बैंक वालों के सामने चैलेंजेस वगैरह आते हैं, लेकिन ये केसेस जो है लास्ट में एंड होते हैं कि भाई बैंक वाला आपका पूरा पूरा भेज जाएंगे वाइकल वगैरह। तो व्हीकल लोन की कैटेगरी में ये होता है दोस्तों कि आपका जो व्हीकल है वो बैंक वाले उठा के ले जाते हैं अगर आप 180 डेज के बाद लोन नहीं दे पा रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि सभी व्हीकल लोन के केसेस जो यहाँ पे डिफॉल्ट हुए हैं और जो कोर्ट में जा रहे हैं उनके साथ सबको कोर्ट ये नहीं कहती कि भैया इसका पूरा का पूरा व्हीकल बेस्ड। यहाँ पे लोगों को भी मौके दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि भाई क्यों नहीं दे रहे। कई लोग जो यहाँ पे जज वगैरह को यह कह देते हैं कि भाई मेरे को इतना टाइम चाहिए, मैं पूरा का पूरा पैसा रखूंगा। उस केस में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, बट अल्टीमेटली सेटलमेंट इस पूरे प्रोसेस में यही होता है कि आपका पूरा का पूरा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को बैंक वाले उठा के सीज करके ले जाएंगे अगर आप पैसे नहीं भरे। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के बारे में। इनके केसेस में क्या होगा कि भैया आपने टीवी ले आए, आप AC ले आए, आप फोन ले आए। आज की डेट में तो आप ये समझ लीजिए लोग हर चीज लोन पे लेने लगे हैं और Amazon, Flipkart पर की लोन पार्ट है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेविंग इकोनॉमी से आप ये समझिए लोन ड्रिवन इकोनॉमी पे जा रही है। पहले बहुत मुश्किल से लोन मिला करते थे लोगों को, लोन मिलने में बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत साइन करवाए जाते थे तब लोन मिलता था। लेकिन आज की डेट में एक ये समझ लीजिए कि कोई भी बंदा लोन ले सकता है। आज की डेट में लोन इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो Amazon, Flipkart तो भर की लोन पार्टी रही है, तो बहुत सारे लोग जो है टीवी, AC, फोन वगैरह सब कुछ लोन पे लेते हैं। तो अगर आप इन्वॉल्व कर दे तो इस केस में तो क्या होगा आपके साथ, उस पर बात करते हैं। देखिए शुरू के 30 डेज पे यहाँ पर आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे जहाँ से भी आपने लोन लिया है। 30 to 90 डेज में आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो केस है वो रिकवरी टीम के पास जाएगा। वो आपको थोड़ा सा और हार्श तरीके से बोलेंगे, आपके घर पे बैंक वाले आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि टीवी उठा के ले जाएंगे, ये केस नहीं होता यहाँ पे। लेकिन अगर आप 90 डेज से पुराना आपका लोन हो गया है तो इस केस में भी आपके पास नोटिस आएंगे, जो मैं आपको बताया था। नोटिस में भी आता है, आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा झटका मिलेगा। वक्त डर के 90 डेज की पीरियड के बाद पूरा लोन भर देते हैं जो उसने डिफॉल्ट किया है। और अगर आप 180 डेज तक भी लोन नहीं भरते तो भी आपके घर से टीवी और AC उठा के कोई भी लोन बना, इसको एक तरीके से पर्सनल लोन की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। बैंक आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए बैंक वगैरह भी नहीं चाहते कि भैया यहाँ पे आप समझ लो बोर्ड वगैरह की चीज़ें शुरू हो, क्योंकि बोर्ड केसेस वगैरह वो तो करना आसान है लेकिन उसको बियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। और बैंक नहीं चाहेगा कि 25,000 की टीवी में केस करके मैं 50,000 लगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ज्यादातर केसेस में ये रहता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो इस तरीके के लोन में डिफॉल्ट होता है, तो लास्ट में आपका सिविल जो है वो खराब होता है और बैंक आपसे कुछ सेटलमेंट करवाता है। जैसे मान लो 20,000 का लोन आपका बाकी है तो बैंक कहेगा चल 5,000 दे दे, 10,000 ही दे दे। बैंक ज्यादा कोशिश करेगा ज़्यादा पैसा निकलवाने की, लेकिन कई लोग होते हैं जो कम पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उस केस में जो है वो केस जो है ब्लो हो जाता है। बट सिविल इफेक्ट होगा पूरा, आगे लोन नहीं मिलेगा, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो सिविल इफेक्ट यहाँ पर भी होगा, लोन मिलने के चांसेस आगे बहुत कम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट जो हमारा केस है वो है एजुकेशन लोन। अगर आप एजुकेशन लोन की कैटेगरी में डिफॉल्ट करते हो तो आपके साथ क्या होगा। देखिए एजुकेशन लोन ना जनरली जब दिए जाते हैं तो वो 2 चीज़ों के बेसिस पे दिए जाते हैं कि तो आपका कॉलेज कैसा है, कॉलेज के बेस पे भी लोन मिलता है। अगर आपका प्रीमियर कॉलेज है, IITs, IIMs में आपको एडमिशन मिल गया तो चांसेस आर देयर कि आपको विदाउट कोलैटरल जो है लोन मिल जाएगा, कुछ भी गिरवी नहीं रहता है। आपको यहाँ पे आपकी कॉलेज की रेप्यूटेशन के बेस पे लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एडमिशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हो गया
बहुत महंगा है, करोड़ रुपए में फीस है। लेकिन हार्वर्ड की सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि हार्वर्ड में सबका नंबर नहीं आता, बहुत प्रीवियर है, बहुत अभी थोड़ा जो क्वालिटी क्लास बंदा है, जो क्लास स्टूडेंट है वही आएगा। अब ये भी पता है कि भैया जो हार्वर्ड से निकल रहा है वो करोड़ों रुपए में कमाएगा, क्योंकि उसकी एजुकेशन उसी तरीके की हुई, तो बैंक उस केस में लोन आसानी से मिल जाता है। अगर कोई बंदा IIM में जा रहा है तो बैंक को पता है कि अगर बच्चे ने IIM के लिए कैट क्रैक किया है, इट मीन्स कि बच्चे का कैलिबर बाकी बच्चों जैसा नहीं है, एवरेज बच्चों जैसा नहीं है, वो होशियार बंदा है, तो उस केस में लोन मिल जाता है, राइट, विदाउट गारंटी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी को एप्लीकेंट ऐड होता है उस केस में भी, राइट। को एप्लीकेंट जैसे आपके फादर वगैरह हुए जो लोन आपके साथ उनकी भी फाइल अटैच होगी आपकी फाइल के साथ, तो वो यहाँ पे अटैच होते हैं, बट गारंटी की जरूरत नहीं होती। दूसरा कि जैसे कि भाई यहाँ पे एजुकेशन लोन में होता है कि भाई आपका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप अच्छा कर लोगे आने वाले समय में, तो आपको लोन मिल सकता है। मान लो किसी को कनाडा जाना है पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई में पहले इतना अच्छा नहीं रहा, उसके अकेडमिक इतना अच्छे नहीं रहे। अब मतलब एक चीज़ और बता दूं कि जब आपको एजुकेशन लोन देती है बैंक, तो आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशंस भी देखती है कि आपने 10th-12th में कैसा किया है, कॉलेज में आपने कैसा किया, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले रहे हो और अगर ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हो तो आपके 10th-12th की मार्कशीट भी देखी जाती है। जिस बच्चे का पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोफाइल अच्छा है, जिसने 10th में भी अच्छा किया, 12th में भी अच्छा किया है और उसको लोन चाहिए, तो उसको जल्दी मिल जाता है। बट ऐसे में तो कई केसेस हो सकते हैं कि जहाँ बच्चे ने पहले अच्छा नहीं किया हुआ था, एवरेज बच्चा है, लेकिन उसको बाद में पढ़ाई करने की इच्छा जागूरी और उसको पढ़ाई करनी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों बैंक आपको लोन तो दे देगी, राइट, लेकिन उस केस में आपका जो कॉलेज है, फ्यूचर कॉलेज जो होने वाला है, वो भी बैंक देखेगी, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे गारंटी भी देनी पड़ेगी, या तो आपको अपने प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या गोल्ड रखना पड़ेगा, तो बैंक गारंटी भी लेती है को एप्लीकेंट के साथ, राइट। क्योंकि बैंक को देखो, बैंक का सोर्स पर्पस है अपना पैसा निकालना और आपसे इंटरेस्ट लेना, तो दैट इज हाउ बैंक वर्क्स, दैट इज हाउ लोन कंपनीज वर्क। वो लोन से ही पैसा चलाती है, बैंक लोन से ही आपका उनका काम चलता है। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया 2 केसेस होते हैं एजुकेशन लोन में, सिक्योर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए जो एजुकेशन लोन में होते हैं, विदाउट कोलेटरल और विद कोलेटरल या विद गारंटर। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लोन का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, और अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंक वाला आपके साथ क्या कर सकता है। देखो कभी भी मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी लोन लो तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं डिफॉल्ट उसको ना करूँ और उसको रीपे कैसे करूँ, ये सोच के लेना। आज की डेट में 80 to 90% लोग लग्जरी आइटम स्पेशली आईफोन लोन्स पे लेते हैं। इतनी सैलरी नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, लेकिन गाड़ी लोन पे लेनी है, बाइक लोन पे लेनी है, आईफोन लोन पे लेना है। देखो आप डेट ट्रैप में फंस जाओ, और डेट ट्रैप इतना खराब होता है दोस्तों कि आपकी हालत में गली के कुत्ते जैसी हो जाएगी। मैं इतना हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे लोगों को डेट ट्रैप में फंसते देखा है। डेट ट्रैप का मतलब हो गया कि भाई आप पे लोन चल रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ तो 5-5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल इतनी ऊपर करनी है कि महीने में 5 लाख रुपए जैसे ही आते हैं ना, वैसे ही ये EMI कटी, वो EMI कटी, यहाँ की कट गई, वहाँ की कट गई, करते करते कुछ नहीं बचता। अब वो उनकी आदत ऐसी हो गई दोस्तों कि वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर जॉब छोड़ दी तो अगले महीने की EMI कहाँ से दूंगा। दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो कभी भी नोट लीजिए तो यहाँ पे सोच समझ के लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी लोन और बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस चैनल, वी हैव आवर अदर चैनल एज वेल। We have one channel called Praveen Dilliwala where I talk about trading, finance and digital marketing stuff for geopolitical चीज़ों पर बात करते हैं। इसके अलावा there is one channel Praveen Dilliwala podcast, that is Studio on podcast. And if you wanted to see little clips जहाँ पे हम short में crunch में आप लोगों को information दे, तो you can follow us on Instagram where we talk about personal finances, loans and mix of content. So आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दिस इज द न्यू चैनल। आपको किसी भी बैंक और लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम वो कंटेंट में आ रहे हैं जो जनरली वैल्यू क्रिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस पॉइंट तक देखा है, मैं लॉग आउट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय बाय।